हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। थंबनेल देखते ही आपके दिमाग ने कहना शुरू कर दिया होगा मजाक ना करें सर, आपको खुदा का वास्ता ऐसे क्वेश्चन कैसे करा सकते हैं सर कि जिसमें 2-3 मार्क के स्पेशल क्वेश्चन हमारे 9th क्लास में आने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सर, खुदा का खौफ खाइए सर, आप मजाक ना करें। इंडिया में इस तरीके का मजाक बर्दाश्त नहीं करा जा सकता है सर। बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं कि आज मैं आपके लिए 2-3 मार्क करके ऐसे ऐसे आंसर लेकर आया हूं जो आपको लगेगा तो कि भाई छोटे से आंसर है, लेकिन डेप्थ उसकी आपको ऐसे पता चल जाएगी कि आपको लगेगा कि भैया हाँ ये तो मजा देने वाला है हम लोगों को। शुरू करते हैं क्लास को। भाई मेरा नाम है अंकित, आप ये क्लास देख रहे हैं क्लास 9th बाय अड्डा 24/7। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए थे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो बात पाकिस्तान की हुई थी लेकिन पहला क्वेश्चन आ गया भैया फ्रांस का क्वेश्चन। देखो पहली बात तो फ्रांस से ये समझो कि हमारा जो पूरा रेवोल्यूशन है, इंडिया को जो आजादी मिली, अमेरिका को जो मिला, जर्मनी को जो और इटली को जो आजादी मिली, बेटा उन सारी की सारी आजादी का जो रेवोल्यूशन है वो सारी शुरुआत बेटा कहां से हुई। सबसे पहली बात है भैया वो शुरुआत हुई हमारी फ्रांस से। फ्रांस में कब हुई भाई, फ्रांस से कैसे हुई सर ये भी बता ही दो। अब आप इतनी बातें कर ही ली हैं तो बेटा फ्रांस से वो हुई आपकी 1789। अरे यार चलो पूरा ही बता देता हूं, बाकी छोड़ो भैया। 14 जुलाई, यानी कि जुलाई कौन सा महीना होता है भाई, अक्सर भूलते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन भैया 14 जुलाई 1789 से, ठीक है 17 में ये बनाना जरूरी होता है मेरे लिए तो 7 में, ओके। 14 जुलाई 1789 से पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन की शुरुआत, फ्रांस के रेवोल्यूशन की शुरुआत के साथ हो गई थी। पूछा क्या है, हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। भैया कि उस टाइम पे क्रांति के दौरान, देखो हिंदी वाले बच्चे मेरी बात समझो, बात को समझ लेना, एकदम दिमाग में पकड़ लेना, क्योंकि हम मजाक नया ही कर रहे हैं बेटा। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। क्या होता है, क्रांति। क्रांति किसी लड़की का नाम नहीं है, क्रांति कहते हैं हिंदी में रेवोल्यूशन को। लड़की तो अपने आप में ही क्रांति होती है भैया, उससे तो उलझने की जरूरत नहीं है। समझ लेते हैं भैया क्या होता है। पहले रूलर थे भैया फ्रांस के उस टाइम पर, रेवोल्यूशन के टाइम पर, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये रेवोल्यूशन के टाइम पर रूलर मतलब कि उससे पहले भी कोई रहा होगा। भैया देखो अभी समझते हैं इस बात को। द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज किंग। भैया कौन से किंग, जाहिर सी बात है भैया राजा लोग ही रूल करते हैं, तो उस टाइम पे भी कोई राजा ही रूल कर रहा होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कौन है ये राजा, क्या नाम है इनका नाम है बेटा, जिनको रोमन नहीं समझ में आए वो ऐसे समझ लेना, ये हैं आपके, देखो इन्हें अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। इन्हें लिखा जाता है लुई, इन्हें लिखा जाता है लुई, ठीक है, अलग अलग तरीके से इनको लिखा जाता है। इनको पूरा लिखा जाता है अगर तो हम ऐसे लिखते हैं भैया, आपने देख ही लिया स्पेलिंग, LOUIS, ठीक है, ये इन्होंने लिख लिया। अब ये कौन से बेटा, लुई 16। अब आप कहोगे सर 16वां राजा, ये क्या बात हुई, इसको समझ में नहीं आया। देखो बेटा इनकी चेन कैसे थी, इनको लुई 16 ऐसे बोला जाता है क्योंकि लुई फर्स्ट जो थे, लुई फर्स्ट के बाद लुई 16 तक सारे के सारे जो इनके बच्चे होते रहे, जो इनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती रही, वो कैसे बढ़ती रही बेटा। देखो अब हम लिखेंगे लुई 1, ठीक है, लुई 2, लुई 3 से लेकर ऐसे ऐसे सोन आपका क्या बनता रहा बेटा, लुई 16 तक ये कहानी पहुंची। समझ गए, लुई 16 तक ये कहानी पहुंची, ठीक है। लास्ट किंग ऑफ फ्रांस क्या है बेटा, ये लास्ट किंग ऑफ फ्रांस बिफोर द मोनार्की किसको कहते हैं भैया, अमीर लोगों को कहते हैं। वाज एबॉलिश्ड एंड रिपब्लिक वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, क्लियर है ये बात। क्या समझा आप इस बात से कि हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। 3 बातें हमने इसमें समझ ली है भैया। कौन थे, लुई थे हमारे, लुई 16 थे। कैसे लुई 16 क्यों पड़ा इनका नाम, ये बात को समझा। लास्ट किंग थे फ्रांस के, ये बात भी हमने समझ ली है। और क्या था, लास्ट किंग इसलिए थे क्योंकि उसके बाद फ्रांस की मटिया मलीत हो गई थी, खटिया पलट गई थी, फ्रांस की मोनार्की वहां पर खत्म हो गई थी, एबॉलिश्ड हो गई थी, और रिपब्लिक स्टेट एक वो बन गया था, यानी एक जनता का शासन वहां पर हो गया था। अब आ जाते हैं भैया, व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, मेंशन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो बेटा सबसे पहली बात तो यह समझ लेना कि जब भी किसी चीज में हाइपर जुड़ जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारी अलग अलग तरीके से कार्स आती हैं, हमारी एक मैनुअल कार आती है, एक हमारी ऑटोमेटिक आती है, फिर आती है हमारी स्पोर्ट्स कार,
ठीक है, स्पोर्ट्स कार, सुपर कार और हाइपर कार्स हमारी आने लगी हैं, मतलब कि पावर बढ़ती 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 गई। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी चीज में जब हाइपर चीज आने लग जाती है, ठीक है, हाइपर पावर प्लांट या जो भी चीज में हाइपर लग जाता है बेटा, वो मतलब हाइपर हो रही है। ठीक है, वो एक गाना भी तो है ना सिंघम का, सिंघम में दिमाग से हाइपर, बस वही है बेटा, ये भी क्या है, दिमाग से हाइपर। अब ये भी हाइपर हो गया। व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, इस बात को समझ लेते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन बेटा उस टाइम पर आता है जब किसी कंट्री में करेंसी जो छापी जा रही है, मानो इंडिया में अगर बनाया जा रहा है 1 रुपया, है ना, इंडिया में क्या बनाया जा रहा है, 1 रुपया बनाया जा रहा है। अगर उस ही 1 रुपए की अब हम मानो इसी 1 रुपए को बहुत ज्यादा छाप लेते हैं, ठीक है, इस एक के सिक्के को बहुत ज्यादा छाप लेते हैं। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में हमेशा यह आएगा, अभी नहीं आता होगा तो आगे आएगा जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे ठीक से, कि भाई सर अगर गरीबी है इंडिया में इतनी, है ना, तो हम बहुत ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप लेते हैं, सरकार के पास तो बहुत सारे कागज हैं, बहुत सारा रुपया क्यों नहीं छाप लेती है। तो बेटा अगर वो सरकार बहुत सारा पैसा अगर छाप लेगी तो हाइपर इन्फ्लेशन की संभावना बढ़ जाएगी। बढ़ क्या जाएगी, वो पैदा ही हो जाएगा, वही हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। लोगों के पास बहुत बहुत पैसा होगा, ठीक है, बहुत सारा पैसा होने के बाद लोगों चीजों की कीमत भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, चीजों की कीमत उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा। क्या हुआ था 2009 में, 2009 में बेटा अफ्रीका में एक जगह है जिम्बाब्वे, उला ला 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 ले, बेटा वही वाली जगह है ये जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन की पावर बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। तब वहां के लोगों ने क्या करा, उनको एक रोटी भी खरीदने जाना पड़ता था, एक ब्रेड भी खरीदने लेके जाना पड़ता था, बेटा सूटकेस भर के पैसा लेके जाते थे, क्योंकि पैसा था इतना ज्यादा। अगर पैसा कम था तो 10 रुपए की ब्रेड 10 रुपए में मिल जाती थी, ठीक है, लेकिन पैसा भी ज्यादा हो गया तो ब्रेड की कीमत भी मिलियंस में पहुंच गई। तो अब उनको भैया एक ब्रेड लेने जानी है तो अपने सूटकेस में 1 लाख रुपए भी साथ में लेके जाते थे। ये होता है हाइपर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, समझे इस बात को। अब सोचो इंडिया में आप लोगों इस चीज को कैसे समझते, क्या करते। देखो, मेंशन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो अभी ये क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं भैया इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज वेरी हाई प्राइस राइज, मतलब कि चीजों की कीमत तो बढ़ ही जाती है, साथ साथ करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इट अकर्ड इन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जर्मनी में कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पर हुआ था ये, और ये हुआ है आपका कोरिया में भी हुआ है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में भी हाइपर इन्फ्लेमेशन की एक चीज आई थी, या अभी वो हल्की हल्की वहां पर चल रही है। वहां पर आप किसी आदमी से बात करोगे या आप वहां की मूवीज देखोगे तो उनसे कहोगे तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो वो कहेगा मेरे पास अभी 1 मिलियन वॉन्स है। 1 मिलियन वॉन्स, अबे जेब में लेके घूम रहा है, क्यों लेके घूम रहा है भाई, क्योंकि वहां की करेंसी में ताकत नहीं है ज्यादा। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा मानो आपने बॉलीवुड के कुछ नए नए सितारे रख लिए, नए नए स्टार्स रख लिए, आपने रख लिया भैया वरुण धवन रख लिया, आपने रख लिया सिद्धार्थ शुक्ला, आपने सिद्धार्थ शुक्ला नहीं क्या नाम है उसका, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आपने रख लिया टाइगर श्रॉफ, ऐसे ऐसे एक्टर आपने रख लिए। वहीं इनके जगह पर आपने रख लिया एक सलमान खान, वहीं इनके जगह पर आपने रख लिया एक शाहरुख खान या आमिर खान। वही चीज है बेटा, वो तीनों चारों मिलके भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो अकेला एक शाहरुख और सलमान कर देंगे, है ना। वही होती है हाइपर इन्फ्लेमेशन। ओके, आगे चलते हैं। नेम द 3 estates into which the France society was divided before the revolution। 3 एस्टेट्स के नाम इन्होंने पूछे हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जगह फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर सबसे ज्यादा काम उन्होंने करा था। बेटा कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो, देखो सबसे पहली बात तो आप इस बात को समझो कौन कौन सी थी, उसके बाद मैं आपको एक दूंगा फॉर्मूला। ठीक है, पहले देखते हैं। पहला है बेटा आपका, अगर हम, अरे इतना ज्यादा क्यों लिखना है ना, हम लिख लेते हैं यहां पर भैया हमारी फर्स्ट एस्टेट। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, हमारी थर्ड एस्टेट। चलो देखते हैं फर्स्ट एस्टेट क्या है बेटा। फर्स्ट एस्टेट हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट एस्टेट आती है हमारी क्लर्जी। ठीक है, फर्स्ट स्टेट आती है हमारी क्लर्जी। दूसरी स्टेट है हमारी बेटा नोबिलिटी। ठीक है, नोबिलिटी। तीसरी है हमारी कॉमनर्स, कॉमन्स। क्या है तीसरी हमारी, कॉमन्स। अब समझो इस बात को, क्लर्जी में कौन कौन आते हैं बेटा, क्लर्जी में आते हैं आपके पादरी,
पादरी आते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पादरी, यानी फादर्स। ठीक है, दूसरा आ जाओ नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन होते हैं बेटा आपके? ये होते हैं कौन? ये होते हैं आपके पादरी, इसके दोस्त, है ना? फ्रेंड्स लिख लेते हैं, फ्रेंड्स ऑफ किंग्स, है ना? फ्रेंड्स किसके होते हैं बेटा? ये किंग्स के दोस्त होते हैं, राजाओं के दोस्त होते हैं। कौन? हमारे नोबिलिटी। कहां पर होते हैं ये बेटा? चलो इनके बीच की सिचुएशन में होते हैं ये। ओके, अब आ जाओ कॉमनर्स पर। कॉमन्स कौन होते हैं बेटा आपके? कॉमन्स को समझो तो देखो, कॉमन्स के बारे में कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि भैया ये होते हैं एकदम गरीब। कौन होते हैं कॉमन्स आपके? कॉमन्स होते हैं बेटा आपके गरीब लोग, कतई गरीब, यानी कि पुअर्स। ठीक है, गरीब। और तुम गरीब, गंदी नाली के कीड़े, है ना? ये लोग होते हैं वो। काम क्या था इनका? इनका काम था भैया टैक्स देना। क्या देना? कुल मिला के टैक्स देना। फिर क्या करना भैया? गुलामी करना इनका काम था। इन्हें पसंद भी था, क्योंकि ये बदलाव नहीं चाहते थे। क्या हुआ बेटा? ये आपका ये 3 एस्टेट्स थी आपकी, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन्स। ये आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर 3 एस्टेट्स थी। अब आप कहेंगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटा, इंडियन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी, नेशनलिज्म इन इंडिया के टाइम पर भी बेटा यही लोग थे, यही था जो हमारे देश में भी क्या हुआ? हमारे देश में भी रेवोल्यूशन पैदा हुआ। अब आप कहेंगे फिर से ना करें सर, ना करें, इंडिया में इस तरीके की घटनाएं हो ही नहीं है सर, कैसी गजब की बातें करते हैं सर, इंडिया में ऐसी चीजें नहीं। बेटा सही बात है, ये सब भी इंडिया में हुआ है। मैं तभी तो कह रहा हूं कि फ्रांस से उठती हुई आपकी सारी की सारी रेवोल्यूशन कहां आई? इंडिया में आई। ठीक है, फॉर्मूला देता हूं इसको आपका नहीं, आपको इसका फॉर्मूला देता हूं। क्या है इसका फॉर्मूला? पहले तो बनाओ एक ट्रायंगल। क्या बोलते हैं ट्रायंगल को भैया? हम ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब इसमें ऊपर की तरफ एक सी लिखो, यानी कि क्लर्जी। ठीक है, फिर इसमें दूसरी तरफ लिखो आप, नीचे क्या लिखोगे? नोबिलिटी। यहां पर लिखो नोबिलिटी। ठीक है, नोबल्स। तीसरी तरफ लिखो यहां पर फिर से सी, यानी कि गरीब लोग, पुअर। तो पहले सी से आपका सी बना, दूसरे एन से आपका बना नोबिलिटी, तीसरे सी से आपका बना कॉमन्स। अब इसका फॉर्मूला लिखो। अब इसका मोहब्बत से आप इसका फॉर्मूला लिखो। क्या है बेटा? फॉर्मूला है इसका CNC। जो बिस्किट आप खाते हो ना, येलो कलर का, एक पीले से पॉलिथीन में आता है, पीले से रैपर में आता है, CNC। वही CNC बिस्किट क्या है आपका? वही CNC बिस्किट बेटा आपका है एस्टेट्स, 3 एस्टेट्स। ओके, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। चलें आगे चलते हैं जनाब, खुदा के खौफ खाकर। व्हाट वाज टिथे एंड टिले? देखो टिथे और टिले क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में या कहीं पर भी जो टैक्स लगता है, हमारा मान लो आपको जीडीपी पता है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट का हमारा टैक्स लगता है। ठीक है, हमारा अलग अलग तरीके के टैक्स लगते हैं, गाड़ियों पर, बिस्किट पर, खाने की चीजों पर और अलग अलग चीजों पर हमारा अलग अलग तरीके का टैक्स लगता है। वैसा ही टैक्स हमारा कहां पर लगता है बेटा? कहां लगता था? फ्रांस में लगता था, उन लोगों पे लगता था, उन गोरे अंग्रेजों पे लगता था। क्या लगता था? देखो, एक तो हम सभी को अंग्रेज मानते हैं, फ्रांस वालों को भी अंग्रेज मानते हैं, और हम अलग अलग जगह वालों को, हम तो अपनी जगह से अलग वालों को अंग्रेज ही मानते हैं। अच्छा, टिथे और टिले, कुल मिला के ये था बेटा एक तरीके का टैक्स। क्या था? ये था टैक्स। कौन कौन सा टैक्स? कौन कौन सा टैक्स? 2 चीजों में डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, 2 चीजों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सी 2 चीजें? देखो, पहले तो हम देख लेते हैं टिथे को, है ना? पहले क्या देख लेते हैं हम मेरे नन्हे मुन्नो? पहले देख लेते हैं टिथे को। देखो, टिथे, फिर है आपका टीले। इसको बोलते भी टीले ही है ना, टीले। अब भैया ये क्या होता है? ये क्या है आपका और ये क्या है? समझो बेटा, देखो यहां समझो। 80th वाज ए मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या है? मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चर्च। क्या? टिथे। टिथे क्या है आपका? मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चर्च। देखो, मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चर्च मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि ये आपका भैया रिलीजियस टैक्स है एक। ठीक है, क्या है आपका? रिलीजन टैक्स है।
इन्होंने क्या करा, वहां पर रहने वाले लोग क्रिश्चियन से अलग भी कुछ धर्मों को मानते थे, तो इन्होंने कहा अगर भाई यहां रहना है, अपना सर तन से जुदा नहीं करवाना है, तो तुमको क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी पड़ेगी। लोगों ने कहा चलो भैया जान से नहीं जाना है, मरना नहीं है, तो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर लेते हैं। अब इन्होंने फॉलो तो कर ली, फिर इन्होंने क्या करा, डरा कर क्रिश्चियनिटी फॉलो तो करवा दी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियनिटी पर भी टैक्स लगा दिया कि अब तुम यहां रहोगे तो क्रिश्चियनिटी तो फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर क्रिश्चियनिटी फॉलो करोगे तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब क्रिश्चियन हो, तुम एक बहुत सुंदर धर्म में हो, तो उस धर्म के लिए तुम्हें भगवान को, चर्च को, पादरियों को यानी क्लर्जी को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। देख रहे हो क्या क्या उल्टे सीधे काम इन्होंने करवाए लोगों से। अच्छा भैया अब आ जाओ टीले की तरफ आ जाओ। टीले के कहता है वाइल टीले वाज ए डायरेक्ट टैक्स ऑन लैंड, सीधी सी बात है, टैक्स ऑन लैंड पेड टू द एस्टेट इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस। जनाब ये ऐसी बातें काटते हैं। अच्छा भैया लैंड टैक्स है, अब तुम भैया यहां रह रहे हो, सीधी सी बात है, अब यहां रह रहे हो, चर्च को तुम टैक्स भी देने लगे, यानी रिलीजियस टैक्स भी देने लगे। ओह मेरी जेब में चने हैं, गुड है ना भाई, तुम रिलीजियस टैक्स भी दे रहे हो, और टिले भी क्या है, टिले क्या है, लैंड टैक्स है। अब यहां रहोगे तो भैया लैंड टैक्स भी दोगे, है ना, लैंड टैक्स भी दोगे। अब लैंड टैक्स कितने तरीके का बेटा, कौन कौन सा लैंड टैक्स, एक तो आपका आ गया बेटा हाउस टैक्स, ठीक है, फिर एक हो गया आपका हाउस टैक्स के बाद आता है आपका फार्मर यानी फार्मिंग, ठीक है, या फिर किसी तरीके का बिजनेस, ओके। ये पूरा का पूरा आपका क्या हुआ, आपका लैंड टैक्स है बेटा, क्या है, लैंड टैक्स है, टिले और टिथे। क्लियर है ये चीज, आगे चलते हैं। Who was कार्ल मार्क्स, बेटा कार्ल मार्क्स दुनिया का बड़ा ही क्रांतिकारी बंदा था ये, ठीक है, बड़ा ही क्रांतिकारी, बड़ा जबरदस्त दिमाग, और पूरी दुनिया में ये एक अकेला ऐसा शख्स होगा जिसको हर कम्युनिटी पढ़ती है ना, हर कम्युनिटी पढ़ती है और हर चीज के लिए पढ़ती है। इतना बुद्धिमान आदमी थे कार्ल मार्क्स कि इनको पेरिस में पुल के नीचे सोना पड़ा, इनकी बीवी इनको छोड़ के भाग गई, मरे भी तो बीमारी से, बीवी भी बीमार थी, बच्चों ने भी छोड़ दिया, इतने दिमागदार थे ये, ठीक है। पहले समझ लेते हैं बेटा, आप कहेंगे सर फिर से मजाक ना करें, देखो मजाक ना ही कर रहे हैं बेटा, देखो इनका बॉर्न हुआ था 5518 में, ठीक है, 5518 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था बेटा कार्ल हेनरी मार्क्स। क्या था पूरा नाम इनका, कार्ल हेनरी मार्क्स, ठीक है, कार्ल हेनरी मार्क्स। भैया पेरिस में गए, पिताजी ने कहा कि बेटा तुझे वकील बनना है। ओए तू वकील बनेगा, बेटा गया वकील बनने, पर बेटा वकील बनने के अलावा सब कुछ बन गया, शराबी बेटा बन गया, बेटा गंजेड़ी भी बन गया, बेटा माल भी फूकने लगा, बेटा सब कुछ करने लगा, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने काम क्या करा बेटा, दुनिया में एक सबसे मशहूर किताब है, बहुत मशहूर किताब है वो, दास कैपिटल, ठीक है। वो दास कैपिटल किसने लिखी थी, वो दास कैपिटल लिखी थी बेटा हमारे प्यारे, ठीक है, देखो मेरे प्यारे तो हैं, तुम्हारे प्यारे का पता नहीं, पर तुम्हारे भी होने चाहिए। क्या नाम है उस बुक का, दास कैपिटल। क्या नाम है उस बुक का, दास कैपिटल। दास कैपिटल बेटा एक बहुत मशहूर किताब है, जो किसके द्वारा लिखी गई, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। अच्छा कार्ल मार्क्स वाज ए फिलोसोफर हु फेवर्ड सोशलिज्म। He believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all the properties were socially controlled. कार्ल मार्क्स कहते थे, देखो इसमें तो लिखा हुआ है ही, मैं आपको समझाता हूं कार्ल मार्क्स कहते क्या थे। कार्ल मार्क्स का कहना था कि भाई साहब जितनी भी दुनिया में, मतलब अपने देश में, फ्रांस में समझ लो यार, या जर्मनी में समझ लो, कि यहां के जितने भी पूंजीपति, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, क्या है बेटा, कैपिटलिस्ट यानी के पूंजीपति, क्या बेटा, पूंजीपति कौन होते हैं, पूंजीपति मतलब अमीर, ठीक है, पूंजीपति मतलब अमीर, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, और यही अमीर क्या होते हैं, अरे यही अमीर क्या होते हैं बेटा बाबू, यही अमीर होते हैं बेटा क्लर्जी,
यही अमीर कौन होते हैं? यही अमीर होते हैं क्लर्जी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई साहब दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए ये पूरा संसार पड़ा है, ये आसमान तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी है। ये सारी बातें कार्ल मार्क्स ने कही। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत बढ़िया बात और कही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अगर रोटी है, अगर तुम्हारे पास रोटी है तो उसको खाओ मत, उसे बेच दो। तुम्हारे पास अगर रोटी है तो उसे बेच दो, और अगर तुम्हारे पास किताबें नहीं है तो वो रोटी बेचकर तुम किताबें खरीदो, अगर तुमको आगे बढ़ना है तो। यही फिलॉसफी फॉलो करी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत जगह कार्ल मार्क्स का जिक्र भी अपनी किताबों में करा है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया, इसमें भी उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से मेल खाती है। और इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सोशलिस्ट हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को आगे ले जाने की कोशिश की है, बेटा उन पर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है कार्ल मार्क्स का, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी का खंडन करते थे, उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। मतलब क्या था? ये कहते थे कि भाई देखो, सारा का सारा जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो पैसा तो बहुत कमाती है, लेकिन वो पैसा कमाती कैसे है? जब ये मजदूर काम करते हैं तब वो पैसा कमाते हैं, और जितना वो पैसा कमाते हैं उसका एक बहुत ही चींटी के बराबर हिस्सा वो इन मजदूरों को देते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां से आगे चलते हैं भाई। बहुत हुई कार्ल मार्क्स के बारे में बातें तो इनके बारे में बहुत हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कंट्रोल अपनी भावनाओं पर रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2 to 3 मार्कर्स का। इसमें से आपका देखो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको 2 या 3 नंबर तो पक्के हैं, और इसको मैं लेता हूं बेटा 3 मार्क्स की कैटेगरी में। कितने में? 3 मार्क्स की कैटेगरी में इसको मैं ले लेता हूं। हु वर द ग्रीन्स एंड व्हाइट्स? अब आप कहोगे भैया सफेद मान लो तो दूध होता है और ग्रीन मान लो तो घास होती है। अरे रुको, घबराने का नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई साथ में है, घबराने का नहीं बेटा। देखो, ग्रीन को ग्रीन से लिखेंगे तो हरा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अरे मजाक कर रहे हैं। ग्रीन का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रीन्स हैं आपके, चलो पहले इसको पढ़ते हैं। दे वेर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर अगेंस्ट द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। कौन भैया? ग्रीन्स। अब ग्रीन कौन है इस बात को समझो। ग्रीन है बेटा आपके फार्मर्स, ठीक है? ग्रीन है आपके, दूसरे तरीके से लिखते हैं, ग्रीन है एक ग्रुप ऑफ, ग्रीन आपका एक समूह है लोगों का। किन लोगों का? ग्रुप ऑफ फार्मर्स, ठीक है? ग्रुप ऑफ फार्मर्स क्या है आपका? ग्रीन है। और व्हाइट के या और लोगों के अगेंस्ट ये, या बोल्शेविकों के अगेंस्ट ये क्या करते थे? रेवोल्यूशन करते थे। दे स्टार्टेड ए सिविल वॉर। अब देखो सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर को समझ लो। सिविल वॉर, देखो बेटा सिविल वॉर का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं गृह युद्ध, ठीक है? क्या बोलते हैं? गृह युद्ध। किसको? सिविल वॉर को। सिविल वॉर कब होता है? सिविल वॉर होता है तब जब कंट्री के ही अंदर होता है, किसी देश के अंदर ही जब कोई युद्ध होता है तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। मानो कि ये है हमारा, मानो कि ये है हमारा फ्रांस, ठीक है? तो फ्रांस के अंदर अगर सिविल वॉर हो रहा है और इस बाउंड्री के अंदर होगा, और सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर हो रहा है, ठीक है? कहीं बाहर की बात नहीं हो रही है, कहीं बाहर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर सिविल वॉर हो रहा है, तो बेटा वो होगा सिविल वॉर, ठीक है? जब इसके अंदर अंदर ही लड़ाइयां हो रही हैं, इसके अंदर अंदर ही जंग हो रही है, तो वो होगा सिविल वॉर। एक सिविल वॉर आपका कहां हुआ था? एक सिविल वॉर हुआ था बेटा आपका श्रीलंका में, है ना? कहां हुआ था? श्रीलंका में एक सिविल वॉर हुआ था आपका, ठीक है? एक सिविल वॉर आपका हुआ था श्रीलंका में। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर भी 2 कम्युनिटीज थी। कौन कौन? सिंगला और आपके जो इंडियन कम्युनिटी, उनके बीच में क्या हुआ था? उनके बीच में वॉर हुआ था, ठीक है? उस वॉर को क्या बोला गया? उस वॉर को भी सिविल वॉर बोला गया। तो ये होता है आपका सिविल वॉर। आगे चलते हैं, आगे देखें तो व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ सोशलिज्म। बेसिक आइडिया ऑफ सोशलिज्म क्या होता है बेटा? सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स
ऑफ द टाइम। यही बात, ऐसी ही बातें कार्ल मार्क्स की भी होती हैं। रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं, क्रांतिकारी जो होते हैं, नेशनलिस्ट जो होते हैं, वो सारे के सारे सोशलिज्म वाले ही होते हैं। सोशलिज्म का अगर आप मतलब समझो सीधे तौर पे, तो बेटा सोशलिज्म का मतलब होता है सामाजिक। क्या होता है? सामाजिक। ठीक है, जिक नहीं होता है, सामाजिक होता है, यानी कि सामाजिक होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सोशलिज्म को हम बोलते हैं समाजवाद। क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं हम सोशलिज्म को। ठीक है, यानी कि सोसाइटी की हेल्प करना, सोसाइटी को देखना, सोसाइटी में जो भी गड़बड़े हैं उनको ठीक करना, या जो लोग सोसाइटी पर अंधाधुंध अधिकार कर रहे हैं उन लोगों से बच के रहना, इसको क्या बोलते हैं? सोशलिज्म या समाजवाद बोलते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए हम। व्हाट वाज द रशियन रेवोल्यूशन? रशियन रेवोल्यूशन क्या होता है बेटा? आंद्रे इस्तेवान, ये रशियन रेवोल्यूशन देखते हैं। द फॉल ऑफ मोनार्की। मोनार्की क्या है बेटा? द फॉल ऑफ मोनार्की। मोनार्की का मतलब ही सीधे तौर पर है आपका हाई क्लास। ठीक है, मोनार्की का सीधा मतलब क्या है आपका? अरे यार, मोनार्की का सीधा मतलब है आपका हाई क्लास, यानी के रिच। ठीक है, इनका विरोध करना। ठीक है, कब हुआ था? फरवरी 1917 में रशियन रेवोल्यूशन मोनार्कीज की वजह से शुरू हुआ। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। जो अलग अलग इवेंट रशिया में हुए अक्टूबर के सीजन में, उसको बोला जाता है रशियन रेवोल्यूशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी? भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ कब था? पहले तो इस बात को जान लो आप अपने बड़े भाई से। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा आपका, शुरू तो हुआ होगा सर, जाहिर सी बात है, 1914 में ये शुरू हुआ था, 1918 तक ये चला। ठीक है, और इसके बीच में 1917 में अमेरिका भी इसके अंदर कूद पड़ा था, जब किसी एक शिप में अमेरिका के 1152 सोल्जर्स भी मारे गए थे। तो अमेरिका को गुस्सा आ गया, वो भी कूद पड़ा 1917 में। उससे पहले अमेरिका इसका हिस्सा नहीं था। क्लियर है बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और चीजें समझो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चलो ज्यादा हो जाएंगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए और चीजें। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया, इंपैक्ट देख लेते हैं। देखो, gave an opportunity to parliamentary parties to recast जर्मन पॉलिटी। मतलब कि जर्मन की पॉलिटिक्स को दोबारा से शुरू करने के लिए इन्होंने ये वाली चीजें हुई। ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या बेटा? आपका लोकतांत्रिक संविधान। क्या है बेटा? क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक, आधा भी लगा सकते हो, लोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक संविधान की ये बात कर रहे हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात कर रहे हैं, जहां पर क्या होता है लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या होता है बेटा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या होता है? उसमें होता है इक्वालिटी, उसमें होती है लिबर्टी, उसमें होती है फ्रेटर्निटी। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है? आगे चलो इस बात पर। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बिना किसी मजाक के मेरे दोस्तों। विच प्लेस इन इंडिया एक्सपीरियंस सनराइज फर्स्ट एंड लास्ट रिस्पेक्टिवली? भैया बताओ। हाँ बताओ कौन सा है? देखो, पहला तो है जहां पर सूरज की पहली किरण भारत के अंदर पड़ती है बेटा, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। क्या आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका नाम अरुणाचल है, इसलिए। अरे देखो गधो, ये देखो, अरुण का एक मतलब होता है बेटा, क्या एक मतलब होता है इसका? सूरज, है ना, यानी कि सन भी इसका एक मीनिंग होता है अरुण का। ठीक है, अब अरुण का आंचल, जहां पर सबसे पहले प्रकाश की किरण पड़ती है, उस प्रदेश का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अब फिर उसके बाद कहां पड़ती है? सबसे लास्ट में कहां पड़ती है? सबसे लास्ट में पड़ती है बेटा गुजरात में। ठीक है, सबसे लास्ट में पड़ती है सूरज की किरण गुजरात में। अच्छा, अब आप कहोगे भैया सनलाइट, है ना, ये जो हमारे आपका क्या है भाई, मेरे भी तो हैं, ये जो हमारे नहीं बना गोल, ये जो हमारे सूरज भाई साहब हैं,
है ना, ये जो हमारी सनलाइट है ये सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है इंडिया में, है ना, लेकिन इसकी टाइमिंग क्या होती है, अरे बाबू टाइमिंग क्या होती है, घड़ी ये भी पहनता है। देखो बेटा, धरती पर, अर्थ पर सूरज की किरण के आने का टाइम होता है 8 मिनट्स एंड 8 मिनट्स 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूरज की पहली किरण धरती तक पहुंचती है। आगे चलें। ओके, क्लास यहीं तक थी। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट 2 to 3 मार्कर्स हमने आज करे हैं। अगर आपको लगे कि भैया ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आया ही नहीं, अरे तो भाई साहब, अगर आपसे कोई आपका एड्रेस पूछे तो आप बताओगे कि भैया मैं रहता हूं गोरखपुर के पोस्ट ऑफिस के पास, शिव मंदिर के पीछे। फिर कोई आपसे पूछे कि आपके पापा कहां रहते हैं, तो आप क्या कहोगे, कहीं और रहते हैं? नहीं भैया, आप पापा के लिए भी कहोगे कि वो भी गोरखपुर के पोस्ट ऑफिस के पीछे शिव मंदिर के पास वाली गली में रहते हैं। दोनों का एड्रेस सेम ही है, बताने का तरीका बस पूछा क्या है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, बताने का तरीका अलग हो जाता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को भी अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से बहुत क्विकली सॉल्व कर लेना है। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया है। मुझे अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, अरे रुको, तो आपका बड़ा भाई मजाक ना ही कर रहा है। इंडिया में आपको अगर मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ये QR कोड स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अपन का इंस्टाग्राम चैनल ये है, जल्दी से यहां जाओ और फॉलो करो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।